डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन पे प्रेस कर दें, क्योंकि यह चैनल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए BSOG 173 सब्जेक्ट कोड लाई हूँ। इस सब्जेक्ट कोड का वीडियो टोटल 2 पार्ट में विभाजित होगा। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, जिसमें हम लोग 10 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को समझा था। आज के इस वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। हर एक प्रश्न को ध्यान से समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में प्रेम सर के द्वारा सेलेक्ट 5 ईयर के PYQ के सबसे मोस्ट क्वेश्चन आंसर लिए गए हैं। तो यह वीडियो आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग इन सारे प्रश्न उत्तर का सही से प्रिपरेशन करके जाओगे तो एग्ज़ाम में 100 में से 100 लिख के आओगे, इस बात के लिए मैं श्योर हूँ। तो यह वीडियो इग्लू जून एंड दिसंबर 2026 एग्ज़ाम के लिए खास करके बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग है ना क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप लोग अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 के वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग अभी जाके पार्ट 1 का वीडियो देख ले। तो चलिए क्वेश्चन आंसर को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने 12 क्वेश्चन तक समझा था, तो आज से 13 नंबर के क्वेश्चन हम लोग समझेंगे। 13 नंबर का क्वेश्चन है पर्यावरण और विकास के संबंधों की व्याख्या करें, यानी कि पर्यावरण और विकास के संबंध कैसे हैं इसकी व्याख्या करना है हमें। तो पर्यावरण विकास एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए, क्या एक दूसरे से आपस में बहुत ही गहराई से जुड़े हुए हैं। विकास का अर्थ है आर्थिक, सामाजिक और तकनीक प्रगति, मतलब कि तकनीकी प्रगति, जबकि पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधन जैसे जल, वायु, भूमि, वन और जीव जंतु शामिल। पर्यावरण में क्या क्या शामिल हैं? तो जल, वायु, भूमि, जीव जंतु, जितने भी कुछ हैं ये सारे पर्यावरण में शामिल है। तो और विकास का अर्थ क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति हो, तो ये विकास का अर्थ हुआ। तो विकास की प्रक्रिया इन संसाधनों पर निर्भर करती है, इसलिए दोनों के बीच संतुलन आवश्यक है। मतलब कि विकास की प्रक्रिया है ना, जो दोनों पे ही निर्भर करती है, इसलिए सभी संसाधनों का होना अति आवश्यक है। तो और विकास का पर्यावरण पर, यानी कि विकास का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो विकास का कार्य जो है, विकास कार्य जैसे औद्योगिकरण, शहरीकरण और खनन से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता का नुकसान होता है और नियंत्रित विकास पर्यावरण संतुलन को बिगाड़ सकता है। मतलब कि अनियंत्रित विकास होगा ना तो ये पर्यावरण के में संतुलन को बिगाड़ देगा, पर्यावरण में संतुलन बना हुआ नहीं रह पाएगा। और दूसरा है कि पर्यावरण का विकास पर क्या, पहले क्या था, विकास का पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, अब पर्यावरण का विकास पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्वस्थ पर्यावरण विकास के लिए आवश्यक, मतलब कि अच्छा पर्यावरण, स्वस्थ पर्यावरण जो है ना विकास के लिए अति आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता से कृषि, उद्योग, मानव जीवन सुचारू रूप से चलता है। यदि पर्यावरण खराब होता है तो विकास की प्रक्रिया भी प्रभावित हो, यानी कि पर्यावरण में प्रदूषण अधिक होगा तो विकास की प्रक्रिया भी क्या होगी, इससे प्रभावित होगी। उसके बाद का पॉइंट है कि सतत विकास की आवश्यकता। तो पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सतत विकास की अवधारणा महत्वपूर्ण है, यानी कि सतत विकास की है ना उसकी अवधारणा महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन को सुरक्षित रखना है। मतलब कि सतत विकास का क्या उद्देश्य है कि वर्तमान की अभी की जरूरत है उसको पूरा करते हुए हमें भविष्य की आने वाली पीढ़ी की संसाधनों को सुरक्षित रखना है, उनके लिए भी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है संरक्षण एवं प्रबंधन। तो प्राकृतिक संसाधनों का उचित उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण, पुनर्चक्र और वृक्षारोपण जैसे उपाय आवश्यक, मतलब ये सारे उपाय जो है ना आवश्यक है, ताकि विकास और पर्यावरण दोनों सुरक्षित रह सके। यानी कि पर्यावरण और विकास को सुरक्षित रहने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष रोपना चाहिए, प्रदूषण को कम करना चाहिए, उसे नियंत्रण करने का उपाय खोजना चाहिए और चीज़ों को पुनर्चक्र, दोबारा उपयोग करने योग्य बनाना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण और विकास एक दूसरे के पूरक हैं।
संतुलित और जिम्मेदार विकास ही दीर्घकालीन प्रगति और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित कर सकता है। यानी कि दीर्घकालीन प्रगति ही और पर्यावरण को सुरक्षा और सुनिश्चित कर सकता है। और 14 नंबर क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी नारीवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि पारिस्थितिकीय नारीवाद क्या है, इसके पे हमें एक टिप्पणी लिखना है। तो पारिस्थितिकीय नारीवाद एक विचारधारा है जो महिलाओं और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। यह मानता है कि जिस प्रकार समाज में महिलाओं का शोषण होता है उसी प्रकार प्रकृति का भी शोषण होता है। यानी कि इसका मानना है कि किसका, पारिस्थितिकीय नारीवाद का मानना है कि जिस प्रकार समाज में महिलाओं का शोषण होता है उसी प्रकार प्राकृतिक का भी शोषण होता है। यह अवधारणा 1970 के दशक में उभरी और पर्यावरण संरक्षण तथा लैंगिक समानता दोनों पर जोर देते हैं। यानी कि पर्यावरण के संरक्षण पे भी और लैंगिक समानता पर भी जोर देते हैं। और है कि इसके कुछ मुख्य विचार हैं। तो पहला है महिलाओं और प्राकृतिक दोनों पर पितृसत्तात्मक, यानी कि पिता का सत्ता हो, व्यवस्था और नियंत्रण होता है। यानी कि उस पर पिता दोनों पे ना, जैसे होता है कि पिता किसी भी महिला पे जैसे उस पर पिता का सत्ता होता है, पिता अधिकार करते हैं, पिता के कहने पे वो चलती है, उसी तरह की पितृसत्तात्मक व्यवस्था का नियंत्रण होता है। विकास का वर्तमान मॉडल कौन से का है, औद्योगिकीकरण, पूंजीवाद, प्राकृतिक और महिला दोनों को शोषण करता है। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की पर्यावरण के संरक्षण पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद कुछ महत्व है इसके। तो पहला महत्व है यह पर्यावरण समस्याओं को सामाजिक और लैंगिक दृष्टिकोण से समझने में मदद करता है। महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण और विकास प्रक्रियाओं में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित, यानी कि महिलाओं को है ना विकास के कार्य, पर्यावरण के संरक्षण के कार्यों में भागीदारी लेने के लिए उसे महिलाओं को ये प्रोत्साहित करता है। सतत विकास को ये बढ़ावा देता है, इसके महत्व हैं। इसकी कुछ आलोचना भी है। तो कुछ विद्वानों का कुछ विद्वान मानते हैं कि महिलाओं और प्राकृतिक के संबंध को अधिक भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया, यानी कि प्राकृतिक और महिलाओं दोनों का संबंध है ना एक भावनात्मक भाव के रूप में प्रस्तुत किया है। सभी समाज में यह सिद्धांत एक समान रूप से लागू नहीं होते, यानी कि सभी के समाज में ना एक समान रूप से ये लागू नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि पारिस्थितिकीय नारीवाद विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह महिलाओं के सशक्तिकरण और प्राकृतिक के संरक्षण को एक साथ जोड़ते हैं, यानी कि महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं को आगे बढ़ाना और पर्यावरण के संरक्षण को दोनों को एक रूप में एक साथ जोड़ते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मसेन के विकास के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिए। यानी कि आत्मसेन के विकास के क्या दृष्टिकोण है इसके बारे में हमें जानना है, इसकी चर्चा करना है। तो आत्मसेन का विकास दृष्टिकोण आधुनिक विकास विचारधारा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। अभी जो अभी के विकास की विचारधारा उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। उन्होंने विकास को केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित न मानकर इसे मानव स्वतंत्रता और क्षमताओं के विस्तार के रूप में परिभाषित किया है। यानी कि उन्होंने मानव को न स्वतंत्रता एक क्षमता के विस्तार के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। वो लोग ने ये नहीं मानते कि आर्थिक वृद्धि हो जाने से ही विकास समाप्त हो जाता है, ये नहीं मानते थे। इनके कुछ मुख्य विचार हैं। तो पहला है कि आत्मसेन या सेन के अनुसार विकास का अर्थ लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना ताकि वे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते, यानी कि उनके जो जीवन में कुछ निर्णय होते हैं महत्वपूर्ण निर्णय, वो स्वतंत्र होकर किसी भी लोगों के दबाव में आकर ना ले। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी कि ये सारे चीज़ के अवसर जो है ना व्यक्ति की क्षमता को ये बढ़ाते हैं। स्वतंत्रता का महत्व, तो सेन ने विकास को स्वतंत्रता का विस्तार का आत्मसेन जो है ना आत्मसेन जी उन्होंने विकास को स्वतंत्रता का विस्तार किया, क्योंकि ये है ना स्वतंत्र रूप में विस्तार होता है विकास। तो इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रताएं शामिल है, जैसे शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान अवसर, यानी कि सबको शिक्षा का अधिकार मिले, अभिव्यक्ति मतलब हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और सबको एक समान अवसर मिले। उसके बाद है गरीबी की नई परिभाषा। तो
सेन के अनुसार गरीबी केवल आय की कमी नहीं है, मतलब कि सिर्फ आय कम हो जाने से कोई व्यक्ति गरीब नहीं कहलाएगा, बल्कि अवसरों और क्षमताओं की कमी है, मतलब कि उन्हें अवसर नहीं दिए जा रहे हैं, उनकी क्षमताओं की कमी है, तब वो गरीब कहलाता है। ठीक है, यदि व्यक्ति के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर नहीं हैं तो वह गरीब माना जाएगा, मतलब जिनके पास ये सारी चीज़ नहीं है तो वो गरीब माने जाएंगे। मानव विकास पर जोर, तो उनका दृष्टिकोण मानव विकास सूचकांक SDI के निर्माण में भी सहायक रहा, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय को शामिल किया गया। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आत्मसेन का विकास दृष्टिकोण विकास को अधिक व्यापक और मानवीय बनाता है। यह केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता को केंद्र में रखते हैं, यानी कि जीवन की गुणवत्ता और स्वतंत्रता का और ये जो है ना केंद्र में रखते हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है, परिवर्तन और विकास के बीच अंतर की, यानी कि परिवर्तन और विकास के बीच क्या अंतर है इसे हमें जानना है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं क्या अंतर है दोनों के बीच। तो परिवर्तन और विकास दोनों समाज में होने वाले बदलाव को जाते हैं, यानी कि परिवर्तन और विकास है ना, जो समाज में बदलाव आते हैं उन्हें ये दर्शाते हैं, लेकिन इनके अर्थ और प्राकृतिक अलग अलग है, मतलब कि इनके जो अर्थ है, परिवर्तन के अर्थ अलग हैं, विकास के अर्थ हैं, लेकिन दोनों दर्शाते हैं बदलाव को ही। परिवर्तन का अर्थ है किसी भी स्थिति में होने वाला बदलाव, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिसमें दिशा या मूल्य का होना आवश्यक नहीं होता है, यानी कि परिवर्तन में है ना दिशा या मूल्य का होना आवश्यक नहीं होता है। तो उदाहरण के लिए तकनीक में का बदलाव या जीवन शैली में बदलाव परिवर्तन कहलाता है, मतलब किसी भी तकनीक में जो बदलाव आएगा, अपनी जीवन के शैली में, जीवन में कुछ बदलाव आएगा, ये परिवर्तन कहलाएगा। वहीं विकास एक विशेष प्रकार का परिवर्तन है जो सकारात्मक और योजनाबद्ध होता है, मतलब एक योजना के रूप में होता है। इसमें सुधार, उन्नति और प्रगति की दिशा शामिल होती है। विकास का उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आय और सुविधा में वृद्धि। तो इसमें मुख्य अंतर क्या है विकास और परिवर्तन में? तो यह है कि इसके मुख्य अंतर यह है कि परिवर्तन हर एक बदलाव को हो सकता है, मतलब कि परिवर्तन जो है ना हर प्रकार का बदलाव हो सकता है, किसी भी प्रकार का बदलाव वो परिवर्तन हो सकता है, जबकि विकास केवल उन्नति की दिशा में होने वाला परिवर्तन है। परिवर्तन स्वतः या अचानक हो सकता है, जबकि विकास प्रायः दीर्घकालीन और योजनाबद्ध प्रक्रिया, मतलब कि परिवर्तन स्वतः और अचानक कभी भी हो सकते हैं, लेकिन विकास जो होगा वो एक योजना के रूप में होगा, एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है विकास। तो हर विकास परिवर्तन नहीं है, मतलब हम कह सकते हैं क्या, हर विकास जो है ना वो परिवर्तन नहीं है, लेकिन हर विकास परिवर्तन है। किसी भी प्रकार का विकास होगा वो परिवर्तन कहलाएगा, लेकिन हर परिवर्तन विकास नहीं होता, मतलब कोई भी परिवर्तन विकास नहीं होता, मगर किसी भी प्रकार का विकास हो वो परिवर्तन कहलाएगा। तो विकास को समझने के लिए इस अंतर को जानना आवश्यक है, यानी विकास को समझने के लिए इन दोनों के बीच क्या अंतर है ये जानना आवश्यक है। तो हम लोग क्या समझा, परिवर्तन क्या है, जो वो अचानक हो, किसी भी समय में हो सकता है, ये स्वतः होता है, जैसे किसी तकनीक में बदलाव हो और जीवन की प्रक्रिया में बदलाव, ये सारे परिवर्तन कहलाएंगे। वहीं विकास क्या, जो एक दीर्घकालीन रूप में हो, ये योजना के रूप में परिवर्तन हो, वो विकास कहलाएगा। तो हर विकास है ना वो परिवर्तन ही है, मगर हर परिवर्तन विकास नहीं हो सकता। और 17 नंबर क्वेश्चन है कि विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों की व्याख्या करें, यानी कि विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उन्हें जानना है। तो विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जिस पर अनेक कारक प्रभाव डालते हैं। यह कारक आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय हो सकते हैं, यानी कि कोई सा भी कारक हो सकते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या पर्यावरणीय हो। तो आर्थिक कारक में क्या है, पूंजी, निवेश, औद्योगिकीकरण और रोजगार के अवसर विकास को बढ़ाते हैं। आय में वृद्धि और संसाधनों का उचित उपयोग आर्थिक विकास को मजबूत करता या बनाता है। क्या होता है, आर्थिक विकास को वो है ना मजबूत बनाएगा। जब आय में वृद्धि होगी,
और संसाधनों का उचित उपयोग किया जाएगा तो आर्थिक विकास अधिक होगा, वो मजबूत बनता है। उसके बाद है सामाजिक कारक। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जनसंख्या और सामाजिक समानता महत्वपूर्ण है। उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य से मानव संसाधन की गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे विकास में तेजी आती है या तेज होता है, जिससे विकास की गति क्या होती है, तेज हो जाती है। उसके बाद है कि राजनीतिक कारक। तो स्थिर सरकार, अनुशासन, पारदर्शिता और प्रभावी नीतियां विकास के लिए आवश्यक है। भ्रष्टाचार और अस्थिरता विकास में बाधा बनते हैं। मतलब कि विकास की प्रक्रिया में जो है भ्रष्टाचार है या अस्थिरता विकास की प्रक्रिया में, ये सारे बाधा के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद है तकनीकी कारण। तो नई तकनीकी और नवाचार उत्पादन क्षमता बढ़ते हैं। क्या नई तकनीकी और नवाचार से क्या होता है, उत्पादन की क्षमता में बढ़ोतरी होती है और विकास की गति तेज होती है। विकास की गति तेज होती है, विकास में गति आती है। उसके बाद है पर्यावरणीय कारक। तो प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता और उनके संतुलित उपयोग विकास को प्रभावित करता है। पर्यावरणीय क्षति विकास को धीमी कर सकता है। मतलब कि पर्यावरण को क्षति पहुंचेगा ना तो विकास की प्रक्रिया में वो धीमी कर सकता है। ठीक है। उसके बाद है सांस्कृतिक कारक। तो परंपराएं और मान्यताएं, क्या परंपराएं और मान्यताएं और सामाजिक दृष्टिकोण भी विकास को प्रभावित करता है। ये सारे दृष्टिकोण है विकास की प्रक्रिया में को प्रभावित कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इन सभी कारकों के समन्वय से ही संतुलित और सतत विकास यानी कि जितने भी कारक हम लोगों ने पढ़ा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय, सभी कारक के संतुलित और समन्वय होगा तभी सतत विकास संभव हो सकता है। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन की आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी कि आधुनिकीकरण है क्या, इसके अर्थ क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो आधुनिकीकरण का अर्थ है, क्या है आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है कि समाज का पारंपरिक स्वरूप से निकलकर, मतलब कि पारंपरिक जो पहले के स्वरूप है वहाँ से निकलकर आधुनिक, वैज्ञानिक और विकास स्वरूप की ओर बढ़ना। मतलब कि आधुनिक करना जो अभी के युग में है, वैज्ञानिक और विकसित स्वरूप की ओर बढ़ना है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, किसमें आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक में, सब सारे क्षेत्र में इसमें परिवर्तन आते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से आधुनिकीकरण में औद्योगिकीकरण और नागरिककरण, कौन से औद्योगिकीकरण, नागरिककरण और तकनीकी विकास शामिल हैं। तो इनसे उत्पादन बढ़ता है, इससे क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है और रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। सामाजिक स्तर पर यह शिक्षा के प्रसार, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। लोग अंधविश्वास जो करते हैं लोग, उनसे दूर होकर तर्क और वैज्ञानिक सोच को अपनाते हैं। मतलब वो तर्क करते हैं, सोचते हैं और वैज्ञानिकों के सोच को वो अपनाते हैं। ये आर्थिक दृष्टि से हुआ। उसके बाद राजनीतिक रूप में से, तो राजनीतिक रूप से औद्योगिकीकरण लोकतंत्र, कानून का शासन और नागरिक अधिकारों को मजबूत करता है। इसके साथ ही संचार और परिवहन के साधनों में सुधार से समाज अधिक जुड़ा हुआ और गतिशील बनता है। मतलब कि समाज जो है ना अधिक जुड़ा और गतिशील बनता है। उसके बाद है कि हालांकि आधुनिकीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। मतलब कि आधुनिकीकरण के सकारात्मक के साथ नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। तो जैसे क्या, सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण, सामाजिक असमता, ये क्या है, नकारात्मक प्रभाव हैं आधुनिकीकरण के। तो हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण एक व्यापक और निरंतर प्रक्रिया है जो समाज को प्रगति की ओर ले जाती है, लेकिन इसके संतुलित और जिम्मेदार उपयोग को आवश्यक, मतलब कि इसके संतुलित और जिम्मेदार उपयोग की आवश्यकता है, समाज को होती है। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है कि बाल्स्टन की विश्व प्रणाली सिद्धांत पर चर्चा की, यानी कि बाल्स्टन के विश्व प्रणाली सिद्धांत क्या है। तो समाजशास्त्रीय, कौन से है समाजशास्त्रीय, इमैनुअल
इमैनुअल वालस्टन ने विश्व प्रणाली सिद्धांत प्रस्तुत किया है जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक एकीकृत प्रणाली के रूप में समझता है। यह सिद्धांत के अनुसार दुनिया के देश आपस में जुड़े हुए हैं और उनका विकास और समझने कि दुनिया के देश जो है ना आपस में जुड़े हुए हैं और सबका विकास एक समान नहीं है, असमान है, भिन्न भिन्न रूप में है उनका विकास। तो इसकी कुछ मुख्य अवधारणा है। तो वालस्टन के विश्व के 3 भागों में विभाजन, यानी कि जो विश्व को है ना तीन भाग में विभाजित किया गया है। तो पहला है केंद्र, तो विकसित देश जहां उन्नत तकनीकी और पूंजी और मजबूत अर्थव्यवस्था होती है, मतलब कि वहाँ पे क्या होती है, उन्नत तकनीकी, पूंजी और मजबूत अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे। उसके बाद है दूसरा परिधि, तो अविकसित देश जहाँ कच्चा माल का उत्पादन होता है और श्रम सस्ता होता है, यानी वहाँ जहाँ पे कच्चा माल का उत्पादन अधिक और श्रम सस्ता हो वहाँ पे। अर्थ परिधि, ये देश दोनों के बीच होते हैं, इसमें कुछ विकास होता है लेकिन पूरी तरह विकसित नहीं होता, यानी कि कुछ में विकास होता है लेकिन वो पूरी तरह विकसित नहीं हो पाते हैं। तो इसकी कुछ मुख्य विशेषता हैं। तो पहला है वैश्विक स्तर पर शोषण और असमानता मजबूत है। केंद्र पर परिधि देशों के संसाधनों का लाभ उठाते हैं। यह प्रणाली ऐतिहासिक रूप से उपनिवेशवाद और पूंजीवाद से जुड़ी, मतलब कि ऐतिहासिक रूप से ना ये उपनिवेशवाद और पूंजीवाद से ये जुड़ा हुआ है। उसके बाद इसके महत्व हैं। तो पहला महत्व है कि यह सिद्धांत वैश्विक असमानताओं को समझने में सहायक, कि विश्व में जो असमानताएं हैं उन्हें समझने में हमें सहायता करता है। तो विकास और अविकास, मतलब जो देश विकास हो गए और अविकास हैं को एक ही प्रक्रिया के 2 पहलू के रूप में देखते हैं, मतलब वो एक ही प्रक्रिया के क्या है 2 पहलू हैं। तो इसके क्या कुछ आलोचना हुए हैं, तो कौन से आलोचना है, तो यह सिद्धांत आर्थिक कारकों पर अधिक जोर देता है और अन्य कारकों की अपेक्षा करता है, मतलब कि वो आर्थिक कारक पर अधिक ज़्यादा जोर देके अन्य कारक जितने भी सामाजिक आर्थिक कारक, इस सामाजिक राजनीतिक कारक है इसकी अपेक्षा करता है। सभी देशों की स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाता, मतलब कि सभी देश सारे देश को स्थिति को वो स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि वालस्टन का सिद्धांत वैश्विक विकास की असमानताओं को समझने का महत्वपूर्ण माध्यम है, जो बताता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था एक परस्पर जुड़ी हुई प्रणाली, मतलब कि दुनिया की अर्थव्यवस्था ने एक परस्पर एक आपस में जुड़ी हुई एक प्रणाली है। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर औद्योगिक एक समाज की प्रकृति की व्याख्या, यानी कि उत्तर में जो औद्योगिक समाज है उसकी प्रकृति कैसी है उसके बारे में हमें जानना है। तो आइए जानते हैं। तो उत्तर औद्योगिक समाज वह अवस्था है जहां अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग से हटकर सेवा क्षेत्र बन जाता है, मतलब कि वहाँ का जो मुख्य आधार है उद्योग से हट के वो सेवा पे जाते हैं। इस अवधारणा को समाजशास्त्री डैनियल बेल ने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया, मतलब किसने किया, डैनियल बेल ने से प्रस्तुत किया है। तो इस समाज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ ज्ञान, सूचना और तकनीक का अत्यधिक महत्व होता है, मतलब कि यहाँ पे ज्ञान का, सूचना का और तकनीक का अधिक से अधिक महत्व होता है। उत्पादन की तुलना में सेवाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, IT और संचार अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि यहाँ पे उत्पादन से अधिक यहाँ पे सेवा को महत्व दिया जाता है। तो इसके कुछ विशेषताएं हैं। तो पहला है सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व। तो सेवा क्षेत्र के प्रभुत्व में क्या आएंगे, तो अधिकांश लोग सेवा के क्षेत्र में कार्यरत, अधिक से अधिक लोग सेवा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, शिक्षा के, स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कार्यरत हैं। उसके बाद है ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसमें है कि सूचना और ज्ञान मुख्य संसाधन बन जाते हैं, मतलब कि सूचना हो और ज्ञान एक मुख्य संसाधन बन गए हैं या बन जाते हैं। उसके बाद है कि उच्च तकनीक का उपयोग, तो कंप्यूटर, इंटरनेट और आधुनिक तकनीक एक व्यापक
प्रयोग आधुनिक तकनीकों का ही एक व्यापक रूप से उसका प्रयोग होता है। उसके बाद है शिक्षा का महत्व। तो कुशल और प्रशिक्षित मानव संसाधन की मांग बढ़ाती है, मतलब कि शिक्षित वर्ग हो तो वो मानव संसाधन की मांग को बढ़ाता है। उसके बाद आएगा नवाचार। तो नए विचार और अनुसंधान विकास का आधार बनते हैं, मतलब कि नया नया विचार आए, नया नया तकनीक आएगा तो अनुसंधान विकास का आधार बनते हैं इससे। तो इसके कुछ प्रभाव हैं। तो इसके प्रभाव क्या है कि समाज में जीवन स्तर ऊंचा होता है, लेकिन साथ ही तकनीक असमानताएं और रोजगार के नए प्रकार की चुनौतियां भी सामने आती हैं, मतलब कि रोजगार में है ना नई नई चुनौतियां भी इससे सामने आती है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तर औद्योगिक समाज आधुनिक विकास का उन्नत चरण है, जहां ज्ञान और सेवाएं आर्थिक और सामाजिक प्रगति का मुख्य आधार बन जाती है, यानी कि ज्ञान और सेवा है ना मुख्य आधार वो बन जाती है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन की विकास के लिए समर्थाओं का दृष्टिकोण का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया, यानी कि उसके समर्थन में जो दृष्टिकोण थे उसके आलोचनात्मक मूल्यांकन करना क्या क्या उसकी आलोचना किया गया है। तो आइए जानते हैं क्या क्या आलोचना हुआ है। तो समर्थकों का दृष्टिकोण मुख्यतः आत्मसेन द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? आत्मसेन के द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का अर्थ केवल आय या संसाधन में वृद्धि नहीं, बल्कि लोगों की क्षमताओं और विकल्पों का विस्तार है, ताकि वे अपनी इच्छा अनुसार जीवन जिए, यानी कि लोग जो है ना अपनी इच्छा के अनुसार जीवन को जी सके। उसके बाद है इसके कुछ मुख्य विचार हैं। तो विकास, तो स्वतंत्रता और अवसर का विस्तार, व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या बन सकता है, मतलब कि व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या बन सकता है उसकी स्वतंत्रता पे निर्भर करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक अवसर पर जोर, मतलब ये सारी चीज़ों पे अवसर पे जोर देता है। तो इसके सकारात्मक पक्ष हैं। तो यह दृष्टिकोण विकास को अधिक मानव केंद्रित बनाने में, ये जो दृष्टिकोण है ना समर्थाओं का दृष्टिकोण है जो वो क्या करते हैं विकास को ना अधिक मानव केंद्रित, मतलब मानव के केंद्र में बनाता है। उसके बाद है कि गरीबी को केवल आय की कमी नहीं बल्कि अवसरों की कमी के रूप में हम देखते हैं, मतलब कि केवल आय कम हो जाने से गरीबी नहीं, उसके अवसर भी नहीं दिए जा रहे, उसके अवसर में भी कमी है, उन्हें ना शिक्षा का अवसर दिया जा रहा है ना स्वास्थ्य का अवसर दिया रहा है, तो तब वो गरीब के रूप में हमने देख सकते हैं। उसके बाद है नीति निर्माण की में शिक्षा, स्वास्थ्य, समानताओं को प्राथमिकता देता है। नीति के निर्माण में है जो ये सबको वो प्राथमिकता देते हैं। मानव विकास सूचकांक, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में HDI, जैसे मापदंडों के विकास में सहायक, यानी कि वो मापदंडों के विकास में सहायक। तो इसकी आलोचना किया हुई। तो समर्थाओं को मापना कठिन है, मतलब कि समर्थाओं को हम माप नहीं सकते, वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि यह अमूर्त है, मतलब यह मूर्त नहीं है, उसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, यह क्या है अमूर्त प्रक्रिया है। तो सभी व्यक्तियों की क्षमताओं को एक समान रूप में मापना संभव नहीं है। यह सिद्धांत व्यवहार में लागू करना जटिल है, मतलब अपने व्यवहार के में लागू नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल है। उसके बाद है कि ये आर्थिक वृद्धि के महत्व को कुछ हद तक कम आंकता है, मतलब कि आर्थिक वृद्धि है ना उसके महत्व कुछ हद तक थोड़े बहुत कम आंकता है वो। तो हम कह सकते हैं कि समर्थाओं का दृष्टिकोण विकास को व्यापक और मानवीय बनाता है, लेकिन इसकी कुछ व्यवहारिक सीमाएं भी हैं। फिर भी यह आधुनिक विकास नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली दृष्टिकोण है। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं, यानी कि सतत विकास है क्या, इसके बारे में हमें जानना है। तो सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे, लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को प्रभावित, यानी कि भविष्य के अपने आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को वो सुरक्षित रखे। तो यह अवधारणा पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाने पर जोर देती है। तो
सतत विकास की 3 मुख्य आयाम शामिल हैं। पहला है आर्थिक, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है पर्यावरणीय। तो आर्थिक रूप से यह विकास और रोजगार को बढ़ावा देता है, सामाजिक रूप से समानता और न्याय सुनिश्चित करता है, पर्यावरणीय रूप से प्राकृतिक संसाधन को संरक्षण पर बल देता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है ना उसके संरक्षण पर वो बल देता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और जिम्मेदार उपयोग करना है, ताकि ये जो है ना लंबे समय तक उपलब्ध रह सके। उदाहरण के लिए वनों का संरक्षण, जल संसाधनों का उचित प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करना है। ठीक है, तो आज के समय जो अभी के समय है उसमें जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और संसाधन की कमी जैसी समस्याओं के कारण सतत विकास का महत्व और बढ़ गया है। मतलब कि इन सब के कमी के कारण सतत विकास का मांग, उसका महत्व जो है ना और बढ़ गया है। तो हम कह सकते हैं कि सतत विकास एक ऐसी सोच है जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर मानव जीवन को सुरक्षित और समृद्ध बनाने की दिशा में कार्य करने की, उन्हें जो समृद्ध बनाने की दिशा में वो कार्य करता है। उसके बाद है 23 नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं के विकास को मापने वाले वैश्विक सूचकांक, मतलब कि महिला के विकास को जो मापता है उसके वैश्विक सूचकांक पर चर्चा करना है। वैश्विक सूचकांक है क्या, कैसे मापता है, इस पर हमें चर्चा करना है। तो महिलाओं के विकास और लैंगिक समानता को मापने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक बनाए गए हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है कि हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति कैसी है यह दर्शाता है। तो पहला है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, तो जिसको बोलते हैं हम GDI। तो यह सूचकांक मानव विकास के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और आय में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर को मापता है, यानी कि पुरुष और महिला के बीच क्या अंतर है ये तीनों क्षेत्र में ये मापता है। इससे पता चलता है कि महिलाओं का विकास पुरुषों की तुलना में कितना पीछे या आगे है। उसके बाद है कि जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, तो इसको हम कहते हैं GII। तो यह सूचकांक महिलाओं की स्थिति को प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम बाजार भागीदारी के आधार को मापता है, यानी कि बाजारों की भागीदारी में कि आधार जो क्या है उसने ये मापता है। तो ये कौन मापता है, तो जेंडर इनइक्वालिटी। उसके बाद है इससे असमानताएं जितनी अधिक होगी विकास उतना ही कम माना जाएगा, मतलब कि असमानता जितनी अधिक होगी ना विकास, हम महिलाओं के विकास को उतना कम मानेंगे। उसके बाद है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, तो इसको हम कह सकते हैं कि GGGI, जिसे ग्लोब, जिसे जेंडर, जिसे गैप। तो यह सूचकांक वर्ल्ड इनकम फ्रंट द्वारा जारी किया गया, मतलब कि वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब ये वर्ल्ड के मतलब आर्थिक के फोरम द्वारा ये जारी किया गया। यह आर्थिक भागीदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सशक्तिकरण के आधार पर लैंगिक अंतर को मापता है, यानी कि ये है ना इस सब के आधार पर ये लैंगिक अंतर को, असमानता को मापता है। उसके बाद है कि जेंडर एम्पावरमेंट मेजर, मतलब कि जेंडर को ना एम्पावरमेंट में मेजर करना है। तो यह जिसको हम सबने कहते हैं कि EGEM, तो यह महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और निर्णय लेने की शक्ति और आर्थिक अवसरों को मापता है, यानी कि महिलाओं को किस क्षेत्र में कितना भागीदारी मिल रहा है, महिलाओं कैसे निर्णय ले रहे हैं, उसके क्या आर्थिक अवसर हैं, ये सारी चीज़ को इसमें मापा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि यह सभी सूचकांक महिलाओं के विकास और लैंगिक समानता की स्थिति को समझने में महत्वपूर्ण है। किसमें, विकास और लैंगिक समानता के। तो इसके माध्यम से नीतियां बनाने और सुधार के क्षेत्र
की पहचान करने में मदद मिलती है, यानी कि सुधार के क्षेत्रों में ना पहचान करने में हमें मदद मिलती है। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लोग अंत तक वॉच करने के लिए धन्यवाद।